आपको बता दें, बांग्लादेश को इन दिनों 80 साल के मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं और दर्जनों वादों के बाद भी यूनुस हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। बांग्लादेश में अराजकता का राज है। उपद्रवी बांग्लादेश की सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। उसी की ही तस्वीर भी आपके सामने है, क्योंकि अब आपको बता दें, पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसीज का भी कहीं कोई अता पता नहीं है। बांग्लादेश की सड़क पर प्रदर्शनकारी बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दफ्तर तक जला दिया है। विरोधियों पर चुन चुनकर वार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, ऑफिस को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है और देश में जगह जगह उन पर हमलों की भी खबर है। झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। ये सब कुछ प्रदर्शन के नाम पर हो रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का विरोध करने वाले चिन्मय दास की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। खबर है कि चिन्मय दास के खिलाफ अब बांग्लादेश में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और चिन्मय दास हिंदुओं की सुरक्षा और हिंसा के खिलाफ लगातार जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, जिसके लिए वो देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, 25 अक्टूबर को हुए एक प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। चिन्मय दास पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया। चिन्मय दास के साथ 19 और लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। देशद्रोह का ये मुकदमा चटगांव में दर्ज किया गया। चटगांव पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे के ऊपर इस्कॉन का भगवा झंडा फहराया गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को नई तरह की परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें अलग अलग तरह से टारगेट किया जा रहा है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करने के लिए बांग्लादेश के हिंदू अब सड़क पर हैं। हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ही ये तस्वीर आपके सामने। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे आक्रामक विरोध प्रदर्शन चटगांव में हो रहा है, जहां चटगांव में हजारों की संख्या में हिंदू अपने खिलाफ हो रही हिंसा और भेदभाव का विरोध जताते नजर आए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़की और अब खबर है शेख हसीना की सहयोगी पार्टी के दफ्तर पर हुए हमले को लेकर। प्रदर्शनकारियों ने जातीय पार्टी के ऑफिस में आग लगा दी है। बांग्लादेश में सरकार हिंसा रोकने में किस तरीके से नाकाम है, उसके तहत ही ये तस्वीरें अब उस बात का सबूत है कि किस तरीके से बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जिससे साफ हो गया कि किस तरीके से बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। जातीय पार्टी शेख हसीना का समर्थन करती है और इसके संस्थापक हुसैन मोहम्मद इरशाद थे, जो कभी बांग्लादेश की सेना के चीफ हुआ करते थे। प्रदर्शनकारियों को तो आरोप है कि जातीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब 5 अगस्त से पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अत्याचार किया और यही आरोप लगातार प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के तहत भी लगाए हैं। जिस वक्त प्रदर्शनकारी जातीय पार्टी के दफ्तर में घुसे और तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की, उस दौरान वहां पुलिस का कोई भी जवान तैनात नहीं था। उपद्रवी खुद को छात्र बताते हुए तोड़फोड़ और आगजनी करते रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से उठाया बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ट्रंप ने अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की निंदा की है। मैं सत्ता में होता तो हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होने देता। आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ हमले कर रही है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब वीएचपी और फॉरेन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए।
ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत वेलकम स्टेटमेंट है, परंतु ये समझना चाहिए कि एक तरह से ये ट्रंप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं। पहला शिकार जो सबसे इम्पोर्टेंट है उन्हें इस समय अपनी इलेक्शन जीतना, तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, जो हिंदू कम्युनिटी, उसको लुभावने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने वोटों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जी का जो बयान है निस्संदेह एक स्वागत कदम है और मुझे लगता है कि अमेरिका के लोग भी और विश्व समुदाय भी इसके लिए एक स्ट्रांग आवाज़ बनेंगे और ऐसे दुनिया भर के किसी भी कोने में जहाँ भी हिंदुओं के ऊपर कोई हमला होगा, कोई भी रंगभेद होगा, उन सब के विरुद्ध जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। कुछ डेटा आप ग्राफिकली आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी। और आपको बता दूं इस वक्त एयर कमोडोर रिटायर्ड अचमिंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही आपको बता दें प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय सर, आपके पास आऊंगी और ये सवाल उस आधार पर भी करूंगी जहां पर बांग्लादेश में भारतीयों पर हो रही हिंसा और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, इस आधार पर इसलिए क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइमिंग के लिहाज से, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में महज 4 दिन बचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में रहने वाले हिंदू उन्हें वोट दें। अब अमेरिका के चुनाव में हिंदुस्तानी फैक्टर किस तरीके से बहुत अहम साबित हो सकता है, इसको लेकर संजय सर आपसे सवाल करूंगी। और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कमला हैरिस भारतीय वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं, इसी वजह है अमेरिका में रह रहे भारतीय, क्योंकि अमेरिका के अलग अलग राज्यों के लिहाज से ये डेटा इंफॉर्मेशन आपके सामने जा देखिए। कैलिफोर्निया में 8,16,000, टेक्सास में 4,83,000 और न्यू जर्सी में 3,84,000 भारतीय हैं। और अमेरिका में ये कितना इंपॉर्टेंट वोट फैक्टर भी साबित हो सकते हैं, इस लिहाज से ये बयान आपके सामने भी था। हालांकि कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यू जर्सी के साथ साथ इंफॉर्मेशन अब न्यूयॉर्क की भी आपके सामने, और इलिनॉइस के साथ साथ फ्लोरिडा, क्योंकि फ्लोरिडा में 1,77,000 जबकि इलिनॉइस में 2,42,000 और न्यूयॉर्क में 3,72,000 भारतीय हैं। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं, इसको लेकर सवाल करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, और ये इंफॉर्मेशन उस सर्वे के आधार पर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि लगातार अब सर्वेज हो रहे हैं और सर्वे का नाम है 2024 इंडियन अमेरिकन सर्वे। अमेरिकी चुनावों के बीच ये सर्वे इसलिए भी करवाया गया है क्योंकि यह पता लगाया जा सके कि अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के बीच किस नेता की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। सर्वे के परिणाम आखिर क्या कह रहे हैं, भारतीयों को कमला पसंद है या डोनाल्ड ट्रंप, ये इंफॉर्मेशन आंकड़ों के लिहाज से आपके सामने जहां देखिए 61%, 61% की पसंद कमला हैरिस बताई जा रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की 32%। हालांकि अमेरिकी चुनावों के लिहाज से मैं आपसे सवाल करने से पहले बांग्लादेश हिंसा पर संजय सर सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त वहां की स्थिति किस तरीके से हिंदुओं के लिए इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि सब क्या वाकई मूक दर्शक बन चुके हैं। देखिए सुरभि, इसमें 2-3 पहलू साफ साफ है। पहली बात कि जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश में जो लिबरल, सेकुलर और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कम्युनिटी है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। और उसका जो सबसे ज्यादा जो हमले किए जा रहे हैं उसमें मोहम्मद यूनुस की जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, जो मुखिया आज के दिन बने हुए हैं इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर, वो सब वो लोग हैं जो जमाते इस्लाम और बीएनपी के समय में 2001 से 2006 के बीच में काम कर चुके थे। दूसरी बात, जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात आती है, तो वहां पर डेमोक्रेट जो हिलरी क्लिंटन है वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि अमेरिका और डेमोक्रेट्स में का उनको सपोर्ट मिला हुआ है। तीसरी बात, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का हिंदू कम्युनिटी की बात है, देखिए कमला हैरिस ने अरबियन वोट को रुझाने की बहुत कोशिश की, और खासकर जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी पोलराइज करने की कोशिश की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने निश्चित रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और पुराने मित्र हैं भारत के और भारत के प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में और बाकी क्षेत्रों में उनको उठाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से जो मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से अमेरिका की आड़ में और डेमोक्रेट्स की आड़ में जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको देखते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी एक बहुत बड़ी वॉइस है दक्षिण एशिया में और पूरे अमेरिका में। तो अगर उनका समर्थन रहेगा तो उनको चुनाव में बढ़त मिलेगी। ये बात भी, और इसमें कोई
ये बात भी नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये बात सही बात है कि वहां पे जिस तरीके से आपने चित्तौड़गंज और कुमिल्ला की बात की, जो दोनों ही रेडिकल और इस्लामी जमात इस्लाम के गढ़ है, वहां पर हिंदू कम्युनिटी या दुर्गा पूजा पंडाल और हर तरीके से कई पिछले पहले भी अटैक हुए हैं और अभी ज्यादा हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत एक लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी और लिबरल सेकुलर वॉइस की बात करता है, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो आपने और इस्कॉन टेम्पल पे भी पिछले बार कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो इस तरीके की जो हरकतें बांग्लादेश में हो रही है, ये रेडिकल जो फोर्सेज हैं वहां पे, जिनका जमात इस्लाम और हिफाजत इस्लाम से सीधा समर्थन है, तो ये एक चिंता का विषय है। और इसमें अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से जो हिंदू कम्युनिटी पे, ना केवल बांग्लादेश में, बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी अगर किसी तरीके का अत्याचार हो रहा है तो उसको सिंसियरली लिया जाएगा। उसी के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हम यहाँ पर इंडियन वोटर्स की भी चर्चा कर रहे हैं। तमाम सर्वेस जिस आधार पर किए गए हैं उसका डेटा भी मैंने आपके सामने रखा संजय सर। अब ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, लेकिन जो मुद्दे हैं, अगर अमेरिकी चुनाव की भी आगे मैं बात करूं तो अमेरिका में अब कचरा पॉलिटिक्स भी अपने चरम पर आ गई है। और 3 दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को कचरा कह दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन की इसी बात को कैसे लपक लिया और इसे अब चुनावी मुद्दा बना लिया है, यही खबर है। ट्रंप अब अपनी हर जनसभा में बाइडेन की टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं, लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। कचरे वाले बयान को मुद्दा बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इतने संजीदा हैं कि उन्होंने अब गार्बेज ट्रक को अपने चुनाव अभियान का हिस्सा भी बना लिया। कल वो एक गार्बेज ट्रक में बैठे, उसे ड्राइव किया, फिर गार्बेज ट्रक से ही मीडिया को संबोधित करते भी नजर आए। वहीं बाइडेन के बयान के बाद कमला हैरिस को लग रहा है कि बाजी पलट सकती है, इसलिए पहले बाइडेन से माफी दिलवाई गई और अब कमला हैरिस अपनी सभी सभाओं में ये क्लैरिफाई करती नजर आ रही है, सफाई देती नजर आ रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की जनता को गार्बेज नहीं समझती है। अब अमेरिका में वोटिंग जारी है। फाइनल वोटिंग और काउंटिंग 5 नवंबर को होगी, लेकिन अमेरिका में कई सर्वे कंपनीज सामने आ रहे हैं और एक कंपनी के लेटेस्ट सर्वे में क्या परिणाम निकले हैं, इसी बारे में एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए किस तरीके से इन सर्वेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 287 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकते हैं, जबकि कमला हैरिस 251 इलेक्टोरल वोट। हालांकि ये जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की ही जरूरत है और इन्हीं सर्वेज के आधार पर ये जो डेटा इस वक्त सामने आ रहा है, उसी आधार पर अब स्विंग स्टेट को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। क्योंकि ट्रंप के पक्ष में फिलहाल पेंसिल्वेनिया, नेवाडा और एरिजोना नजर आ रहे हैं स्विंग स्टेट के तौर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ट्रंप के पक्ष में कौन कौन से स्विंग स्टेट हैं। फिलहाल ये 3 नाम आपके सामने, क्योंकि अब कमला के पक्ष में फिलहाल माना जा रहा है कि विस्कॉन्सिन और मिनेसोटा ये स्विंग स्टेट हैं जो कमला के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रियल क्लियर पॉलिटिक्स सोर्स के हवाले से जो डेटा सामने आया है, आई थिंक यहां पर एक जगह का नाम हमें मेंशन करना चाहिए था स्विंग स्टेट के तौर पर। कौन है? मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन। ये 2 जगह बताई जा रही हैं इस सर्वे के आधार पर, जो फिलहाल कमला हैरिस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप आगे तो हैं। एक और ऐसा सर्वे हुआ है स्विंग स्टेट के आधार पर जिसमें कमला हैरिस बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। और स्विंग स्टेट में कौन का किस लिहाज से बाजी मार रहा है, यहां ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि मिशिगन में देखिए किस तरीके से 61% यहां पर ट्रंप के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 35% कमला हैरिस के। पेंसिल्वेनिया की बात करें तो यहां पर 60 और 38%, देखिए कितना बड़ा गैप नजर आ रहा है। और जबकि विस्कॉन्सिन की बात करें तो 57% गोज इन फेवर ऑफ ट्रंप, जबकि 40% कमला हैरिस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से स्विंग स्टेट में बाजी मारते हुए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल इस आधार पर अब संजय सर ये बता दीजिए, क्योंकि स्विंग स्टेट और यहां पर जिस तरीके से मुद्दों के आधार पर इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं, क्या वाकई आपको यह लगता है कि इन स्विंग स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप की ये बयानबाजी उनके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से लूज टॉक डोनाल्ड ट्रंप के लिए की गई है कमला हैरिस और बाइडेन के माध्यम से, और जिस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने एजेंडा है, उन्होंने डीग्लोबलाइजेशन की बात कही। उन्होंने कहा अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, अमेरिकन के लिए होगा, और उन्होंने कहा कि माइग्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई जाएगी, जो इलीगल रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको डिपोज किया जाएगा। तो ये जो
पॉपुलिस्ट जो पॉलिसीज हैं, जो अमेरिका बहुत स्ट्रांगली देख रहा है, अमेरिकन्स जो बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है कि जो वेव है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है। कमला हैरिस को बहुत सीरियसली लोग नहीं ले पा रहे हैं अमेरिका में, और उनका जो कार्यकाल रहा है एज वाइस प्रेसिडेंट, उसको भी बहुत कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं माना गया है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से इसमें लीड में है। और उनके लिए जिस तरीके से डेमोक्रेट्स और जो बाइडेन और कमला हैरिस ने एक पैसेज दिया है, खासकर जब आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ कूच किया है, समर्थन दिया है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। इसीलिए ट्रंप ने ये बात बोली है कि वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे जो अत्याचार हुए उसका कौन होगा। तो ये जो पॉलिसीज हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक अपने इलेक्टोरल एजेंडा है, ये इनको निश्चित रूप से अमेरिका और डिफरेंट स्टेट्स जो आपने जिन बताया, लेकिन कौन-कौन से मुद्दे इस बार सबसे हावी नजर आ रहे हैं? हालांकि प्रचार के दौरान दोनों किस तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, कैसे तीखे हमले कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि एबॉर्शन विरोधी कानून को लेकर भी हर बार चर्चा देखने को मिल रही है, जहां जून 2022 के बाद ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी बना। इंपॉर्टेंट है उस वॉर फ्रंट की चर्चा भी, जहां पर इजरायल, हमास और लेबनान युद्ध एक महीने में ज्वलंत मुद्दा किस तरीके से बन गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप विवादित नेता तो है ही है, लेकिन ट्रंप से जुड़े 5 चर्चित विवाद अब ये जान लीजिए। और उसके बाद बहल सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि 2016 का चुनाव रूस के साथ मिलकर प्रभावित करने का आरोप इनके ऊपर लग चुका है। ट्रंप पर पॉर्न स्टार को चुनाव से पहले चुप रहने के लिए पैसे देने के भी आरोप लगे थे। वहीं 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिंसा के लिए जिम्मेदार तक ठहराया गया। 2 बार महाभियोग चला, पहली बार 2019 में, दूसरी बार 2021 में। अब 2016, 2017 में सिर्फ $750 का टैक्स चुकाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से तो इसको लेकर भी दावे किए गए हैं। तो इतना कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद, इस तरीके की बयानबाजी के साथ साथ, क्या वाकई ये अब सब कुछ बहल सर ट्रंप के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है? सुरभि जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये मैं कहूंगा जरूर कि ट्रंप कुछ भी विवादित बयान देते हैं या फिर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है यूएस के अंदर। वो प्राइमरली इसलिए है कि वो हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो लिंक है वो डायरेक्टली लोगों के दिलों में आता है, जो एसेंशियली वाइट्स हैं और जो खासकर फंडामेंटलिज्म की तरफ भी जाना चाहे तो उनके साथ भी उनका लिंक बन जाता है। अगर हम वॉर्स में देखें रशिया यूक्रेन का, तो रशिया यूक्रेन का वॉर जरूर है कि वो एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा अगर ट्रंप जीतेंगे। और अगर मिडिल ईस्ट का वॉर है तो वो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करेंगे और ईरान के अगेंस्ट एक्शन की बात करेंगे। और अगर अभी हम देखें इस समय तो कांटे की टक्कर चल रही है, और इस टक्कर के अंदर मार्जिन ऑफ एरर के अंदर दोनों आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स के अंदर कमला हैरिस को बहुत बड़ा सपोर्ट है और कुछ स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को। और इसी वजह से उन्होंने जो बयान दिया है हिंदुओं के लिए, वो 61% जो कमला हैरिस की तरफ वोट जा रहा था हिंदुओं का, वो चाहते हैं कि वो वोट, अगर वो वोट उनके तरफ आ जाए तो वो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन जीतने में उनको बहुत मदद करेगा। इस समय कुछ भी नहीं कह सकते कौन जीतेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। 2 फेवर्स अभी तक के सर्वेज में जिस आधार पर डिटेल सामने आ रही हैं, उस आधार पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कौन किसके फेवर में जाता हुआ। कमला हैरिस के इंडियन कनेक्शन के तहत ये सवाल आगे आपसे करूंगी, क्योंकि यहाँ 60 साल की कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं और मां इनकी श्यामला गोपालन का ताल्लुक जिस तरीके से चेन्नई में है, ये इंफॉर्मेशन उनके भारत कनेक्शन के लिहाज से आपके सामने रख रहे हैं, जहां श्यामला गोपालन 1958 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई। और साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे पिता डोनाल्ड जैस्पर हैरिस जमाइका के हैं। तो दोनों की अगर हम वोट कनेक्शन को लेकर भी बात करें तो कमला जब 5 साल की थी तब माता पिता उनके अलग जरूर हो गए थे, लेकिन एक इंडियन कनेक्शन को देखते हुए इंडियन वोटर्स पर क्या उनका इंपैक्ट पड़ता है, ये सवाल भी करना जरूरी है, क्योंकि अपनी मां के साथ अक्सर वो भारत आया करती थी और मां की मौत के बाद 2009 में उनकी अस्थियां लेकर वो चेन्नई पहुंची थी। भाषण में भी हालांकि उनका जिक्र कई बार सुनने को मिला है कि किस तरीके से उनकी मां ने भारतीय संस्कृति से उन्हें जोड़ कर रखा है। और आपको हम एक और फैक्ट यहां पर बता देते हैं, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आखिर अमेरिकी चुनाव मंगलवार को ही क्यों होता है। ये एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है अमेरिकी चुनाव को देखते हुए आपके सामने, क्योंकि मंगलवार को चुनाव करवाने की एक परंपरा सी है, और ये परंपरा 1845 में शुरू हुई थी। हालांकि उस जमाने में ज्यादातर लोग किसान थे, लोग रविवार को चर्च जाते थे, सोमवार को सफर करते थे, मंगलवार को मतदान। ये नियम आज तक यहां पर चल रहा है।
ईरान अपने ऊपर हुए हमले का इंतकाम लेने की तैयारी में है और इजराइल पर कब और कैसे होगा हमला, ईरान इसकी प्लानिंग कर रहा है। ईरान इस बार पहले से ज्यादा बड़ा और घातक हमला करना चाहता है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई शहर हैं और उन शहरों पर कहां-कहां हमले होंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है। ईरान की तरफ से बड़ा हमला होगा, जिसके बाद मध्य पूर्व में महाविनाश की आशंका है। इजराइल भी ईरान पर एक और हमले की तैयारी में है और इजराइल की तैयारी पहले से ज्यादा और बड़ी है। इजराइल की कैबिनेट ने भी ईरान पर हमले को अब मंजूरी दे दी है। फिलहाल आपको बता दें, बेरूत में इजराइल जोरदार हमलों को अंजाम दे रहा है और ये रिहायशी इलाकों पर हुए मिसाइल अटैक की तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए कैसे एक पूरी इमारत तबाह हो गई। कैसे इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है, उसका ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कब खत्म होगी लेबनान की जंग, ये इस वक्त के हालात को देखते हुए इसलिए भी सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में ज्यादातर टारगेट्स को हासिल कर लिया है और इजराइल का दावा यह है कि हिजबुल्लाह को बेदम करने में वो कामयाब रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब जल्द लेबनान ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान भी संभव है। हालांकि दक्षिणी लेबनान को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, हिजबुल्लाह के ज्यादातर लड़ाके अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन इसी अंडरग्राउंड हो चुके लड़ाकों के बीच टनल नेक्सस को भी अब एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। बेरूत के उपनगरों के लिए इजराइल ने निकासी के नए आदेश भी जारी किए हैं। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है और दक्षिण के बुर्ज अल बर्जने को खाली करने को भी कहा गया है। हालांकि ये संकेत साफ हैं किस तरीके से बेरूत में फिर से एक बड़ा हमला हो सकता है। बहल सर, बेरूत को टारगेट करते हुए ही क्या ये बफर जोन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उस लिहाज से समझना होगा कि कैसे इसके पूरे टनल नेक्सस को खत्म करने के लिए ही इस लोकेशन को टारगेट किया जा रहा है। सुरभि, देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि साउथ लेबनान को भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है और साथ साथ में बेरूत के सदर्न एरियाज को भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है। इसका मतलब है कि जो हमले की इंटेंसिटी है वो इन एरियाज में आएगी। और आपकी बात में काफी दम है जब आप ये कहते हैं कि इस एरिया को वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ज्यादातर हिजबुल्लाह की लीडरशिप उन्होंने खत्म कर दी है, कासिम वहां से भाग चुका है और अब वहां पे अनकोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस चल रहे हैं हिजबुल्लाह के, और हिजबुल्लाह के फाइटर्स भी सुनने में आया है कि वहां से अलग अलग जगहों में भाग के छुप रहे हैं। तो अगर उनकी पूरी की पूरी हिजबुल्लाह की फोर्स जो है इस समय डिसओरिएंटेड है और साथ में कमांड एंड कंट्रोल की भी कमी है, तो ये लग रहा है इजराइल को कि ये सही समय है जब वो इस एरिया के अंदर उतनी तबाही कर दें कि हिजबुल्लाह जो है बीच में बफर जोन बन जाए और वो उनके ऊपर हमले ना कर सके। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान उन पे हमला करेगा, ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमले किए गए थे, जिसमें उनकी मिसाइल फैक्ट्री, IRGC हेडक्वार्टर और जो उनके पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप के जो एलिमेंट्स एरियाज थे उन पे भी हमले हुए। तो उनमें से काफी हमले जो थे सटीक थे और उनका काफी इफेक्ट हुआ, जैसे कि मिसाइल फैक्ट्री काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अब ईरान जो हमला करेगा वो अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर करेगा और इसको देखते हुए वो पहले से ही बात कर रहे हैं कि क्योंकि इराक ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी प्रोटेस्ट किया था और सऊदी अरेबिया ने तो यहां तक कहा है कि उनको 90 से ऊपर देशों के साथ उन्होंने इनिशिएटिव किया है और साथ में जो वो इनिशिएटिव एक और ले रहे हैं वो सऊदी और मुस्लिम अलायंस का, तो उससे भी वो इजराइल को आइसोलेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक प्रॉपर स्टेट बने पैलेस्टीन। तो ये सारा प्रेशर जो चल रहा है तो उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए भी चाहते हैं कि ये ईरान के ऊपर वापस फोकस आए और ये कहें कि अब जो भी मिलिशिया एलिमेंट्स के अटैक हैं वो सारे के सारे ईरान की वजह से है, इसलिए एस्केलेशन ईरान का जो पर वापस फोकस आए। आपने ये बात कही है बहल सर, क्योंकि ईरान भी तो लगातार हमले के तहत बड़े प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर रहा है, अपनी तैयारी, अपनी क्षमता दिखा रहा है और बयान भी दे रहा है, क्योंकि IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी की इजराइल को धमकी को लेकर अब खबर आई है। इजराइल को अंजाम भुगतना होगा, इजराइल को अकल्पनीय जवाब देंगे। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां LAC पर शांति को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां डेमशोक में भारत और चीन की पेट्रोलिंग की शुरुआत हो गई है और दोनों देशों की सेना की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। डिसएंगेजमेंट पूरी होने के बाद पेट्रोलिंग शुरू। डिप्सोंग में 1 से 2 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की भी उम्मीद है।
तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पूरी दुनिया की नजर है, एक खास तस्वीर हमने कल दिवाली के मौके पर भी देखी, जहां पर शांति का बड़ा संदेश देते हुए ये तस्वीर सामने आई। और एलएसी पर शांति को लेकर हुए इसी बड़े समझौते के तहत इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज ये है कि डेमचौक में अब भारत और चीन की पेट्रोलिंग की शुरुआत हो चुकी है और दोनों देशों की सेना की पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। डिसएंगेजमेंट पूरी होने के बाद पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। इस बारे में और जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजू, बताएं। जी देखिए सुरभि, आपको मैं बताना चाहूंगी कि 2020 के बाद से भारत और चाइना के बीच में पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से सहमति बनी और भारत और चीन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद आपको बता दूं कि आज जिस तरह से हमारे आर्मी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि डेमचौक में भारत सेनाओं ने गश्त शुरू कर दी है, पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। वहीं अगर हम देवतांग की बात करें तो 1-2 दिन में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। और कल जिस तरीके से दिवाली थी, दोनों देशों की सेनाओं ने आपस में कि जिस तरह से लगातार भारत और चीन दोनों ही फेस ऑफ की स्थिति में थे और डिसएंगेजमेंट नहीं हो पा रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स में हुई थी, उसके बाद से ही ये बड़ी खबर आई थी कि दोनों सेनाओं के बीच में आपसी रजामंदी हुई है। और जहां जहां फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, वहां से जिसमें खास तौर से देवतांग और डेमचौक का एरिया था, वहां से सेनाएं जो है पीछे हटी हैं और अब पेट्रोलिंग इन दोनों जगह पर धीरे धीरे करके शुरू होगी। जिसमें से आपको मैं बता दूं कि अभी जो है डेमचौक में पेट्रोलिंग शुरू हो रही है और ये हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। देवतांग में 1-2 दिनों में, आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो पर बीजेपी ने अब कांग्रेस का घेराव किया है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि झूठे वादों पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें वीडियो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बातचीत का है, जिसमें चुनावी वादों पर हो रही है चर्चा। ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ. और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से इस पूरे मामले पर सवाल उठाए। तो हम जो कहते हैं वो करके जमीन पर उतारते हैं। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। ये ज्ञान आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। अच्छी बात है, लेट से आया, लेकिन इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइए। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका।